Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathFath। देखिए, मीट्रिक स्पेस के नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस ख़त्म कर लिया है। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक चैप्टर है विच इज़ नॉट डजेंट बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो रियल का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन वो एक चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। टेस्ट्स हैं उसमें कई सारे सीरीज़ को चेक करने के लिए, उसे भी आज ही स्टार्ट की जाएगी। उसे हम लोग मीट्रिक स्पेस पे आते हैं और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑपरेशन रिसर्च बचती है। ऑपरेशन रिसर्च के चलते चलते हम लोग का एमसीक्यू भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वायदा किया है कि इस चैप्टर ऑपरेशन रिसर्च के साथ साथ जो एमसीक्यू है वो आपको मुझे इस महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर देनी है 6 सेमेस्टर के लिए, और 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी इसी महीने के अंदर ही अंदर, क्योंकि उनका 1 और 2 को पेपर है। तो उनके लिए कोशिश रहेगी कि 25 तक उनको जितना मुझे एमसीक्यू एक्स्ट्रा और देने हैं वो सारे दे दिए जाएं। तो परेशान ना हो, मैंने हर बार अपनी बातों को पूरा करने की लगभग 90 से 95% कोशिश रही है और लगभग उतना ही पूरा हुआ भी है। मैं नहीं कहूँगा 100 में 100 मैंने पूरा कर दिया होगा, लेकिन हाँ 90 से ऊपर तो ज़रूर किया होगा, ठीक है। तो इस बार भी वही करूँगा, डोंट वरी। सब समय भले ही कम मिला है, लेकिन इस बार आप देख पा रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आपको कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। चलिए ठीक है, देखिए चैप्टर हमारा है मीट्रिक स्पेस, सीक्वेंसेस इन मीट्रिक स्पेस। देखिए मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस का क्या मतलब है। वैसे सीक्वेंस भी टॉपिक हमारे शुरुआत अगर हम लोग कि पुराने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले जाएं तो ये डेफिनीशन, ये पॉइंट हम लोग रियल एनालिसिस में पहले पढ़ते थे। देन आफ्टर कंटिन्यू होता था वो हमारा कॉम्प्लेक्स में, चाहे मीट्रिक स्पेस में, चाहे टोपोलॉजी में, ठीक है, उसमें वो कंटिन्यू होता था। सबसे पहले हम रियल पे पढ़ते थे बिकॉज रियल नंबर लाइन हम लोग से बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहती है। क्लास 10th में हम लोग का रियल वास्तविक संख्या एक हेडिंग, एक चैप्टर होता था रियल नंबर, विच वॉज चैप्टर नंबर 1, और उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया करता था, ठीक है। तो बात सुनते हैं, हमेशा से सीक्वेंस एक ही चीज़ होती थी, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी मैपिंग होती थी जो नेचुरल नंबर से किसी सेट तक जाती थी, ठीक है। हमेशा नेचुरल नंबर से ही मैपिंग बनती थी। तो यहाँ पे मीट्रिक स्पेस में मैपिंग कैसी होगी। मीट्रिक स्पेस में मैपिंग जो होगी वो नेचुरल से एक्स में जाएगी, ठीक है ना। और ये जो मैपिंग जाएगी बच्चों, मतलब एक्स हमारा क्या, एक्स तो आप जानते हो, एक्स हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। ये तो हम लोग समझते हैं, एक्स डी करके समझते हैं ना। मीट्रिक स्पेस में एक्स डी होता था, डी हमारा डिस्क्रीट मैपिंग होती थी, है ना। डिस्टेंस मैपिंग कह सकते हैं उसे, मीट्रिक भी कह सकते थे। डी को मीट्रिक, डिस्क्रीट नहीं, आपको डिस्टेंस मैपिंग भी कह सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो n से x में हमारी मैपिंग बनेगी, उससे हमारा उसके एलिमेंट आएंगे। ये से क्या होगा, 1 1 की मैपिंग होगी, ठीक। ये मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 1 तो होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे जितनी वैल्यू निकलेगी, तो ऐसी मैपिंग जो नेचुरल से किसी सेट को बिलोंग करती है या मैप होती है, हमेशा इस मैपिंग को ही सीक्वेंस कहा जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर की काउंटिंग होती है हमारी। और हमेशा हम लोग कोई भी चीज़ सीक्वेंस वाइज अगर लगाते हैं, बोलते हैं ना कि लेट से अगर आपके पास कोई ड्रॉर है, अगर मान लेते हैं, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे क्या कहते हैं, अगर नेचुरल से अपने एक्स में मैपिंग की तो इसे अपना सीक्वेंस बोल दिया। एक्सप्रेशन कैसे होगा, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस किया जाता है इसे इस तरीके से, ठीक है। अब एक्स एन इसलिए लिया है क्योंकि एन हमारा नेचुरल नंबर है। यहाँ पे एक्स एन जो होगा वो फंक्शन ऑफ एन होगा। मतलब अगर हम कोई सेट बनाते हैं फॉर ऑल, उसमें एन क्या लेंगे, नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल इज व्हाट, सी दिस। अगर एक हमने सेट ले लिया, कोई भी मान लेते हैं एस सेट ले लिया लेट से, और उसमें लिख दिया हमने
एक्स, और x इज इक्वल टू लिख दिया हमने 1/n ले लेते हैं, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये जो होगा हमारा n पे डिपेंड कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे अगर ये नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है तो इसे ऑटोमेटिक हम सीक्वेंस का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे xn भी लिख सकते हैं हम। ठीक, बात समझ में आई? सिंपल सा सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, नेचुरल से x में मैपिंग। अच्छा, हम लोग के घर में मैं एग्जांपल जो दे रहा था ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, फिर आईआईटी की तैयारी की या कोई भी तैयारी की, तो उसकी ढेर सारी बुक्स हो गई मैथ्स की, काफ़ी सारी, लगभग 40-50 हो गई। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि आप इनको, आपके दिमाग में होता है कि इनको लाइनिंग से लगाया जाए, पहले 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी हायर स्टडीज़ की, सबसे पहले मास्टर की, फिर उसके ऊपर बीएससी की, उसके ऊपर 12th की, फिर उसके बाद 10th की, तब 9th की, ऐसे लगाते थे। तो ये जो दिमाग में चल रहा होता है इसे ही सीक्वेंस कहते हैं, है ना। और क्या आप ऐसे लगाते हैं, पहले 9th की लगा दी, फिर बीएससी की लगा दी, फिर 10th की लगा दी, फिर एमएससी की लगा दी, ऐसे तो नहीं लगाते हैं। मतलब यू ऑर्डर देम एज सम इन सम सीक्वेंसेस, कुछ ऑर्डर होता है, उसे ही जो ऑर्डर आप करते हैं उसे ही सीक्वेंस कहते हैं। और आप जैसे अलमारी जो भी होती है आपके पास, उनका कुछ नंबर होता है, अलमारी नंबर 1, 2, 3, 4। इफ़ समवन आस्क यू टू हैव 12th क्लास मैथमेटिक्स बुक, तो आप लोग क्या बोलते हो, अलमारी नंबर 3 में देखना, वहाँ पे मैंने 12th की लगाई है लाइनिंग से। तो आप कुछ तो सजेस्ट करोगे ना, बताओगे ना। तो वही चीज़ है सीक्वेंस हमारा। ठीक है, अब देखिए ज़रा सब सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सब सीक्वेंस क्या होता है। जैसे सबसेट होता है, जैसे सब ग्रुप होता है, वैसे सब सीक्वेंस भी होता है। मतलब उसी सीक्वेंस का एक छोटा सा पार्ट लेकर के अगर हम सीक्वेंस बनाएं, एक नया सीक्वेंस बनाएं, तो उसे क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे। मान लेते हैं अगर ये हमारा एक्सन एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसका सब सीक्वेंस जो बनेगा, जो उसी में से कुछ एलिमेंट उठा करके सीक्वेंस बनेगा, उसे सब सीक्वेंस बोलेंगे। और ये किस तरीके से लिखेंगे, देखिए एक्स एन तो रहेगा ही, अब उसी का एक छोटा सा सीक्वेंस बना रहे हैं, तो एक्स एन के साथ एन बी लिख दिया हमने। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस ये जाएगा नेचुरल नंबर से एक्स में, ये जाएगा, मान लेते कोई, हमने उसमें कुछ के लिए बात की ना, तो n1 से कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा n1, मतलब कुछ नेचुरल नंबर हमने उठा लिए और उनसे x की मैपिंग कर दी। ठीक, बस उनको ध्यान रखना है, ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए उसी तरीके से, जैसा कि अगर आप इसमें ऑर्डर कोई बना रहे कि पहले मैंने बताया ना ऑर्डर, पहले मैंने बीएससी की लगाई, सॉरी पहले मैंने 9th की लगाई, फिर 10th, 11th, 12th, बीएससी के 3 साल, फिर एमएससी के, ये कुछ ऑर्डर होना चाहिए। जो ऑर्डर इज़ प्रिजर्व्ड लिखना चाहिए मुझे, ऑर्डर इज़ प्रिजर्व्ड या ऑर्डर मस्ट प्रिजर्व लिखना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर जो लिया हुआ है हमने एन में, मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन, ऑर्डर हमारा प्रिजर्व होना चाहिए किसमें, दूसरे वाले सीक्वेंस में, एज वॉज इन एक्सन। जैसा ऑर्डर उसमें लिया है वैसा ही ऑर्डर हमारा इसमें होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि ये क्या है, सब सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे मान लो हमने उसमें शुरू किया, इसमें शुरू किया x इज इक्वल टू 1 रखना, n इज इक्वल टू 1 रखना, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हमने उससे सॉल्व किया, उसी तरीके से इसमें भी चलेंगे। क्यों, सीधी सी बात है, आप इसमें 1, 2, 3, 4 से चेक कर रहे हैं, आपने 1, 2, 3, 4 से चेक कहाँ तक किया है, अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। लेकिन आपने एक्स एन बी में आपने चेक करना कहाँ से शुरू किया, उल्टा सीधा, मतलब लास्ट से। आपने उसमें पहले इन्फिनिटी को चेक किया, फिर ऐसे करते उल्टे चले आए, तो कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ही नहीं, तो डॉट 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 लिखा होगा आपने, तो उसी में छुप जाएंगी, है ना। तो जैसा ऑर्डर आप उसमें ले रहे होंगे उसमें भी लेंगे, तभी आपको दिखेगा एक जैसी एलिमेंट्स। तो हम आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल। देखिए, एक हमने सीक्वेंस लिया, लेट्स से एक्स एन इज इक्वल टू, जिसमें एक्स एन की वैल्यू ली हमने
किस टाइप से, 1/n टाइप। आपको पता है n जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर में करेगा, ठीक है। और आपको पता अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो वी विल राइट इट एज 1/2 1/3 1/4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक। हमने कहा एक हम और सीक्वेंस ले रहे हैं, उसका एक्स एन बी नाम देते हैं, उसे 1/2n लेते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले आया 1/2 1 रखेंगे, 1/4 आया, 1/6 आया। अब देख पा रहे होंगे आप कि ये जो है सबसेट है xn का। ऑल्सो यू कैन से दैट ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, एकदम लाइनिंग से चल रहे 1 2 3 रख के। प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित रखना, मतलब जो एक्सन में जो ऑर्डर था वही एक्सन बी में भी ऑर्डर है। दैट्स वाई एक्सन बी क्या है जाएगा, एक्सन बी हो जाएगा हमारा सबसीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसके बाद देखिए बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। भाई बाउंडेड से ही बात क्लियर हो गई कि उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू भी और अपर वैल्यू भी। यहाँ पे समझते हैं बाउंडेड सीक्वेंस से क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी में बात करें, द एक्सन मतलब सीक्वेंस इज बाउंडेड व्हेन इट्स डायमीटर, डायमीटर मतलब कोई भी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसके आसपास जो वो ओपन स्फेयर या क्लोज स्फेयर बनाएगा उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, मतलब वो कहीं रुका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका डायमीटर हमने इन्फिनिटी कर दिया तो बाउंडेड तो होगा नहीं। इतना बड़ा हमने स्फेयर बना लिया कि जिसकी रेडियस हमने इन्फिनिटी बोल दी, ठीक, तो बाउंडेड होना चाहिए। उसकी जो बाउंड्री है यानी सरकमफेरेंस हो वो निश्चित हो। डायमीटर ऑफ रेंज, रेंज मतलब n से आप x में उसका जुड़ाव करेंगे सीक्वेंस बनाने के लिए, तो जब आप उसमें n की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी। तो आप इन्फिनिटी तक चले जाइए लेकिन जो आंसर आए वो नॉन वैल्यू होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। डायमीटर ऑफ रेंज इज बाउंडेड। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा, समझिए कैसे। एग्जांपल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे हमने एक सीक्वेंस ले लिया एक्सन इज इक्वल टू 1/n ही ले लो, बड़ा ही फेमस सा है। कन्वर्ट करते हैं इसको, अब पता चलेगा पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 2 1/2 1/3 1/4, ऐसे करते करते एक समय ज़रूर आएगा जब ये 1/∞ होगा एंड दैट विल बिकम 0। लेकिन इसे लिखा नहीं जाता है बच्चों, क्योंकि इन्फिनिटी को हम पा नहीं सकते, तो उस पर ओपन इंटरवल लगता है, आपको पता होगा, है ना। लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हो ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच मतलब पहुंचना, मतलब पहुंचना नहीं होता है की ओर पहुंचते हुए दिखना। अप्रोचेस टू 0, 0 की ओर पहुंचते हुए दिख रहा है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर 0 से 1, यानी डायमीटर कुल मिला के जब 0 से शुरू हो रहा है, भैया 0 से शुरू हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा, 1 लेंथ का डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो इसका डायमीटर कितना होगा, 1 हो गया, 1 यूनिट का। और ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू है ना। और जो भी चीज़ें फाइनाइट वैल्यू होती है वो सीधी सी बात है, हमें जो पता होती हैं वो कन्वर्ज भी करती हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है जो वैल्यूज़ पता हो, परफेक्टली एक ही आए और वो भी पता हो। और साथ ही साथ जो चीज़ें कन्वर्ज करती है दैट विल ऑटोमेटिकली बी बाउंडेड। ये भी हम लोग आगे इसकी वो भी पढ़ेंगे, थ्योरम है ये कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर ऑलवेज बाउंडेड, ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब उसका उल्टा ज़रूरी नहीं सही है, मतलब भी बताएंगे आगे। चलिए देखिए अगला पॉइंट है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस इन मेट्रिक स्पेस। देखिए यह सिंपल सा लिखता हूँ मैं, कन्वर्जेंट
अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया है, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एम स्पेस। एम स्पेस में शॉर्ट में लिखता हूँ, उसका मतलब मीट्रिक स्पेस होता है, ठीक है, पहले मैंने बताया हुआ है। देखिए एक सीक्वेंस मान लेते ये है इन एक्स डी, ठीक है, एक्स डी में एक सीक्वेंस ये है इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, वो एक फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक। यहाँ पे एक्स डी में क्या होगा, एक्स डी में तो हमारा जो डी होता है वो मीट्रिक होता है, मीट्रिक बोले या फिर डिस्टेंस ऑपरेटर होता है, एक तरीके से डिस्टेंस आपका फंक्शन होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सन है वो इसमें कन्वर्जेंट होगा, तो वो डी का यूज़ करना पड़ेगा। कन्वर्जेंट तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, किसी एक्स बिलोंग्स टू, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू हमारा कैपिटल एक्स होता है, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, अगर हम डी निकालें किसी उसके सीक्वेंस के किसी भी एलिमेंट से, उस स्पेशल एलिमेंट एक्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, तो वो आपकी अप्रोच करनी चाहिए जीरो, टेंड करनी चाहिए जीरो। एज जैसे हम n को इन्फिनिटी लेके जाएं, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। मतलब कहने का यही है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जेंसी का मतलब देखो, जो चीज़ जो सारी की सारी अभी तक की हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी, लाइक जिसमें हम लोग क्या करते थे, बाउंडेडनेस की बात करें लेस देन आता था, चाहे हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें, चाहे हम लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करें, सब में एक ऐसी वैल्यू होती थी जिससे डिफरेंस मॉड में लिखा होता था ना, एक्स एन माइनस एक्स या एफ एक्स माइनस एफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ भी आता था वो सारी कंडीशंस आपकी इसी ओर इशारा करती थी कि वो कन्वर्ज करें। कन्वर्ज होना कॉन्टिन्यूस होने के बाद होता है, जो चीज़ कॉन्टिन्यूस नहीं होगी वो कन्वर्ज कैसे करेगी, ठीक है। ग्राफ ही टूट जाएगा तो आप कैसे पता पाओ कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अगर मान लेते कोई एक पॉइंट हमारा x है, ये हमारा मीट्रिक स्पेस है, ठीक, x डी हमारा वो अपना मीट्रिक हो गया, डिस्टेंस फंक्शन हो गया, ये हमारा x कोई पॉइंट है, उसके अंदर हमारा एक सीक्वेंस है जो यहीं कहीं चल रहा है, किसी सीक्वेंस चल रहा है, ये xn हमारा सीक्वेंस है, हमारी इसके बीच की डिस्टेंस हमारी निकाली गई, और वो इतना पास में है, मतलब उसके कई सारे पॉइंट है, मतलब आप ये इतना पास समझो कि डिफरेंस अगर उसके हम लिमिट जो n है, n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी तक पहुंचाएं, मतलब बहुत सारी वैल्यूज चेक करें, तो वो लगभग क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। अगर वो जीरो नहीं आएगी तो भाई क्या होगा, x तो बहुत बड़ा है, x हमारा कैपिटल x जो है मीट्रिक स्पेस तो बहुत बड़ा है, मतलब ब्रह्मांड एक तरीके से, तो ब्रह्मांड में तो अनंत संभावना है, दैट कैन बी अचीव्ड, तब तो अनंत भी चला जा सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि अगर उसे हम लिमिट लें टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो उसकी वैल्यू किधर अप्रोच करनी चाहिए, ज़ीरो, मतलब इतने पास पास के पॉइंट होने चाहिए जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, लगभग ज़ीरो हो। तो ये बात कही गई हमारे सीक्वेंस के केस में, ठीक है। जब भी सीक्वेंस की बात आएगी तो हमें उस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बात आएगी, तो हमेशा हमें क्या देखना रहेगा कि कोई अगर स्पेशल पॉइंट है तो उसके और एक्सन के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल जो इतनी देर से घूम रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है, वही एक्सन, ठीक, एक्सन इज इक्वल टू 1/1/n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आप इसमें जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे बच्चों, तो आप खुद देखो, खुद ब खुद देखो एक्सन की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी पे जाकर के जीरो पे कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग टू ज़ीरो। आ रही बात समझ में,
तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक। अब आइए लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि लिमिट हमने पढ़ा, लिमिट कैसे करते हैं। वैसे लिमिट मतलब दायरा होता है, आपने क्लास 11 में सीखा हुआ है लिमिट के बारे में। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। देखिए क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टेटमेंट के इस्तेमाल करने से भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली जो पॉइंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, वह हमारा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस अगर हम किसी में देखें मैट्रिक स्पेस में, तो वह हमेशा यूनिक होती है अगर एग्जिस्ट करे। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्टेंस का मतलब नॉन फाइनाइट, नॉन इनफाइनाइट आना चाहिए, मतलब फाइनाइट वैल्यूज आनी चाहिए, उसी को एग्जिस्ट माना जाता है, उसी चीज़ को एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, एक बड़ी ही अच्छी बात है कि अगर हम बात करें इन मेट्रिक स्पेस एक्स डी, if a sequence xn कन्वर्जेस, मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है x पे, देन ऑल इट्स सब सीक्वेंसेस, जितने भी सब सीक्वेंसेस का आप निर्माण करेंगे, जितने भी सब सीक्वेंस आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, विल ऑल कन्वर्ज टू x, वो सारे के सारे भी x पे ही कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। ऑल इट्स सब सीक्वेंसेस मस्ट कन्वर्ज टू x, अगर नहीं कन्वर्ज करते तो वो उसके सब सीक्वेंस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है फॉर अ पॉइंट फॉर xn टू कन्वर्ज टू अ पॉइंट, टू कन्वर्ज मतलब किसी सीक्वेंस का x पे कन्वर्ज होना तभी सही माना जा सकता है इफ एवरी पॉइंट ऑफ xn belongs to the open sphere of x, that is, अगर हम उस पॉइंट के आजू बाजू r रेडियस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, उसका हम ओपन स्फेयर बनाएं, तो उस ओपन स्फेयर में xn के सारे एलिमेंट होने चाहिए, मतलब उसके सीक्वेंस के सारे एलिमेंट होने चाहिए। यही हो गया, मान लीजिए ये हमारा मेट्रिक स्पेस हो गया, हमने कोई पॉइंट x ले लिया, उसके आजू बाजू हमने क्या बना लिया, ओपन स्फेयर, तो xn पूरा का पूरा उसी के अंदर आना चाहिए, तभी वो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट छोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स, एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ ही पॉइंट्स को छोड़ करके, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब कुछ जैसे 10 पॉइंट्स छोड़ करके, 15 पॉइंट्स छोड़ करके कुछ हो सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट पूरे छोड़ दिया, ऐसा नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ पॉइंट है और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
इसमें अगर मान लेते हैं एक्स एन हमारा एक सीक्वेंस है, इज इन एक्स डी के अंदर का सीक्वेंस है, इज कन्वर्जेंट ओके, देन फॉर अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स द सेट, एक सेट बनेगा। अगर अल्फा कोई एक एलिमेंट ले लिया तो हमारा एक सेट बनना चाहिए। वैसे ये पता है आपको पहले से, ये दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। एक सेट बनाया मैंने एक्सन और अल्फा को लेकर के, उसके बीच की डिस्टेंस निकाली, उसको सारे के सारे जितने भी डिस्टेंस निकलेंगे सबका एक सेट बना लिया। वो सेट कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। और बाउंडेड तो होगा ही, साथ ही साथ ये जहाँ भी होगा पॉइंट ये वाला, उसका ओपन स्फीयर जो भी बनेगा वो उसके सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को रखेगा। ये बात तो पहले से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अब फंक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। एक सी सेट हुआ करता था, सी को हम लोग ऐसे मानते थे, सी ए कॉमा बी। इसका मतलब होता था कि सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखिए मेरी बात समझिएगा। फंक्शन का अगर हम लोग बना लें, फंक्शंस का क्या बना लें? सीक्वेंस, ठीक। तो ये कन्वर्ज करेगा एफ पे, ये एफ पे तब कन्वर्ज करेगा इन, अब आपको पता है हम एक्स और डी लिखते थे, है ना, एक्स और डी लिखते थे, तो यहाँ पे एक्स ना लिख करके हमारा सी, भाई फंक्शंस का जो सेट होगा वो उसका ब्रह्मांड होगा ना, यही तो उसका एक्स होगा। मतलब फंक्शंस के लिए बात करें या कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए बात करें तो उसका पूरा फंक्शन जो होगा, पूरा सेट जो होगा वो उसका ब्रह्मांड होगा। इसमें हम डी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें फंक्शंस का जो सेट है वो खुद भी एफ की तरफ कन्वर्ज करेगा, तभी कन्वर्ज कर सकता है जब व्हेन एफ एन, जो एफ एन है हमारा पूरा का पूरा कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इन, मतलब अगर हमारा एफ एन जो है वो सारे फंक्शन का अगर सेट जो भी बनाया हमने वो एफ पे अगर कन्वर्ज करेगा तो ही हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के सेट भी कन्वर्ज करेंगे मेट्रिक स्पेस में। मेट्रिक स्पेस का क्या नाम है यहाँ पे? सी ए बी कॉमा डी, ठीक है। जैसे नंबर्स में होता है वैसे फंक्शंस में भी होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। नंबर्स में सीधा नंबर से नंबर का कनेक्शन होता है, फंक्शन में फंक्शन की मदद से, फंक्शन में नंबर्स की मदद से फंक्शन बनता है, और फंक्शन हमारा कन्वर्ज करने के रास्ते में होता है। तो दोनों लगभग एक दूसरे के हेल्पर हैं। फंक्शन को हमारा हेल्प कौन करता है? नंबर्स ही करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉची सीक्वेंसेस। क्या होता है भाई कॉची सीक्वेंसेस? कॉची सीक्वेंसेस में देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने सीक्वेंसेस में पढ़ा था या लिमिट में पढ़ा था। आपने कहा था अगर किसी, आपको याद है कॉन्टिन्यूटी कैसे बताते थे? कहते थे कि भाई अगर x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है अगर हमें, तो हम क्या कहते हैं, ठीक चलो x माइनस ए पहले तो लेस देन क्या होना चाहिए? लेस देन डेल्टा होना चाहिए, और एफ एक्स माइनस एफ ए क्या होना चाहिए? लेस देन एप्साइलन होना चाहिए। उल्टा लिख गया मैंने शायद, हाँ ये एप्साइलन यहाँ पे लिखा जाता है और डेल यहाँ पे लिखा जाता था। ये किसकी डेफिनेशन होती थी? कॉन्टिन्यूटी की। तो यही चीज़ यहाँ पे कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। अब हम लोग ये एक कोई स्पेशल पॉइंट ए ना लेकर के, मतलब ये कोई एक पॉइंट ना लेकर के, ये भी वेरिएबल रहेगा ये भी वेरिएबल रहेगा, दोनों वेरिएबल रहेंगे। अब समझिए कैसे। जब हम लोग बात करते हैं थोड़े बड़े लेवल पे, दो जनरल पॉइंट पे बात करते हैं और उनका डिफरेंस ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो सीक्वेंसेस है, एक है हमारा एक्स एम और एक है हमारा एक्स एन। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, मॉड लिया और हमारा एप्सिलॉन से कम आया। फॉर ऑल m कॉमा n
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से सारे की सारी चीज़ें हमने उठाई, ठीक। तो अगर वो दो सीक्वेंसेस या दो पर्टिकुलर वेरिएबल जो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस बहुत छोटा है, जैसे कोई सीक्वेंस चल रहा है इस तरीके से, हमने कहीं भी रैंडमली दो वेरिएबल्स उठा लिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिया और वो बहुत ही छोटा आया, एप्सिलॉन से क्या आया, छोटा है। एप्सिलॉन आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन क्या होता है, वेरी क्लोज टू ज़ीरो होता है, बहुत पास होता है, या अप्रोचेस टू ज़ीरो भी बोल सकते हैं, क्लोज टू ज़ीरो। अब आप सोचिए दो पॉइंट आपने उठाए, उनके बीच की वैल्यू बहुत छोटी है डिफरेंस, इसका मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा या धीरे धीरे कम हो रहा होगा। जब धीरे धीरे कम हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो कभी ना कभी कम हो करके कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेगा, ठीक। जैसे हम बात करें साइन का ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ बढ़ते बढ़ते तो एक तक तो जाता है, घटते घटते -1 तक भी जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो पाता है। तो हम केवल किसी एक तरफ के ग्राफ की बात करें, हालांकि वो तो -1 से +1 जाता है, एक तरीके से ऑसिलेटरी होता है, बाउंडेड तो होता है लेकिन ऑसिलेटरी होता है, कन्वर्जिंग नहीं होता है, ठीक है। देखिए, लेकिन ये बात तब तक सही है जब तक ओनली इन, ये तब तक सही है ओनली, या फिर ऐसे पहले लिखना चाहिए, द सीक्वेंस कन्वर्जेस, द सीक्वेंस कन्वर्जेस, sequence converges only on real line, but मैंने रियल लाइन पे ही बताया, बट व्हेन टेकिंग यूजुअल मेट्रिक, मतलब जैसे यूक्लिडियन लाइन ले लें उसमें हो जाएगा वो कन्वर्जिंग, बट व्हेन टेकिंग आर एज यूजुअल मेट्रिक, ठीक, इट मे नॉट कन्वर्ज, मतलब वो कन्वर्ज नहीं भी कर सकता है, ठीक है। कॉची सीक्वेंस में वैसे तो रियल एनालिसिस जब पढ़ते थे तो कॉची सीक्वेंस केवल रियल पे बात करता था, तो वहाँ पे ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता था अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, और ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा फिर तो भाई कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी दो कंजिक्यूटिव एक के बाद एक वैल्यूज़ अगर दी हैं उनके बीच में डिफरेंस ले रहे हो और वो बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मतलब अगली दो के बीच में लेंगे डिफरेंस और बड़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी देखेंगे, अगर दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस देखें तो सोचिए कितना बड़ा आएगा, है ना। तो ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो वो किसी छोटी से छोटी चीज़ से भी छोटी ही आनी चाहिए, छोटी आएगी इसका मतलब फिर वो और कम होगी और कम होगी, और एक समय ऐसा आएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे उनके बीच का डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो हैं ध्यान रखनी है आपको, कन्वर्जेंट के लिए, बाउंडेड के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए, ऑल्दो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉची सीक्वेंसेस के भी, इस चैप्टर में पूरा सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ना ही है तो वही सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम लोग कॉची सीक्वेंसेस को अगर ये वाली डेफिनेशन की बात करें जो पहले हमने पढ़ी, तो ये रियल एनालिसिस के टर्म में है, मैं उसको उस तरीके से भी लिख देता हूँ। अगर मैं डी ले रहा हूँ और डी एक्सएम हमारा सीक्वेंस था और एक्सएन हमारा सीक्वेंस था, दोनों के बीच डिस्टेंस निकाली हमने, अगर वो एप्सिलॉन से कम आए तो हम कह पाएंगे क्या क्या कह देंगे कि ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेगा इन मीट्रिक स्पेस, ठीक। और अगर हम इसको ऐसे लिखे तो ये भी वही मतलब हुआ, एक्सएम एक्सएन के बीच में डिफरेंस ले रहे हैं, वो टेंड कर रहा है किधर, जीरो की तरफ या एप्सिलॉन की तरफ, बात वही है। व्हेन हम एन की और एम की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कहाँ पर टेंड करा दें, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दें। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी रीड आउट करते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बैठाते हैं कैसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। कॉची मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है, ऐसा कोई अलग से इसका मीनिंग नहीं है। जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो कॉची सीक्वेंस जरूर होंगे,
कॉची सीक्वेंस की खासियत ही यही है कि आप दो किसी के बीच का डिफरेंस लोगे तो वो एप्सिलॉन आना चाहिए, यानी बहुत क्लोज टू ज़ीरो आना चाहिए। तो कन्वर्जन सीक्वेंस भी तो यही करता है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, किसी एक डेफिनेट यानी फाइनाइट वैल्यू पे वो रुक जाना चाहिए जा करके। इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू पे जाके रुकना चाहिए। इसका मतलब किन्हीं दो का डिफरेंस आप ले रहे होंगे, कोई स्पेशल पॉइंट ले रहे होंगे, उसका वेरिएबल से डिफरेंस ले रहे होंगे, तो वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक छोटी से छोटी वैल्यू आएगी। तो आप कह सकते हैं जो कन्वर्जेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो एक सुपर सेट की तरह बिहेव करती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉची सीक्वेंसेस। कॉची सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टी का सुपर सेट कन्वर्जेंसी की प्रॉपर्टी होती है। दिमाग में रखे रहिएगा इसको, ठीक। इसका उल्टा, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। इसका उल्टा ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कॉची सीक्वेंस कोई कोई दो एलिमेंट की बात करता है, लेकिन जो हमारी कन्वर्जेंसी की प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो किसी वेरिएबल पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट से बात करती है। पूरे वेरिएबल, अब वेरिएबल का मतलब तो सारा का सारा कवर हो गया, ठीक है। और जो कॉची सीक्वेंस है वो आसपास के पॉइंट की बात करता है। तो हो सकता है ऐसा एग्जांपल आपने उठा लिया जिसमें हर हर दो एलिमेंट के बीच की दूरी लेस देन हो, तो पहले आपने कॉची सीक्वेंस चेक किया तो ऑटोमेटिक वो अपना कन्वर्जेंस भी हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगा, कन्वर्जेंसी का बिहेवियर भी दे दिया उसने। तो आप कह दोगे सर यहाँ तो दोनों चीज़ हो गया। तो मैंने क्या बोला, मे नॉट बोला है, ठीक है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक। और पॉइंट देखते हैं इसका, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू देखिए, पॉइंट नंबर वन का ही ये थोड़ा सा अपोजिट है। क्या है, कह रहे कि कॉची सीक्वेंस जो है, हमने भी क्या बताया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो कॉची सीक्वेंस जरूर होगा, लेकिन कॉची सीक्वेंस होगा तो जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं, चलिए दूसरे में हम बोले कॉची सीक्वेंस इन इन एक्स डी, मतलब मेट्रिक स्पेस में अगर कॉची सीक्वेंस की बात करें, इज कन्वर्जेंट। अब उसमें मैं कन्वर्जेंट कह रहा हूँ, ये तभी कन्वर्जेंट होगा पूरी तरीके से इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर जो सीक्वेंस है उसके जितने भी सब सीक्वेंस निकाले जाएं सारे के सारे कन्वर्जेंट निकले, ठीक है, ठीक है ना। इफ़ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक से ये पता चल जाएगा कि वो क्या, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सॉरी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, मतलब आपने एक सीक्वेंस उठाया और उसका सब सीक्वेंस बनाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे पार्ट बनाना शुरू कर दिया। अगर वो छोटे छोटे पार्ट भी कन्वर्ज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉची सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि कॉची खुद में छोटे छोटे ही वैल्यूज़ की बात करता है, दो आसपास की छोटी डिफरेंस की बात करता है। और आपने सब सीक्वेंस बनाया, सब सीक्वेंस अगर जो आपने लिया है किसी छोटी सी वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है या लेस एप्सिलॉन पे कन्वर्ज कर रहा है, एप्सिलॉन से कम, यानी उसके दो वैल्यूज़ के डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम है, तो सब सीक्वेंस आपने उठाया तो वो भी अगर कन्वर्ज कर रहा है तो ऑटोमेटिक वो जो आपने एग्जाम्पल उठाया वो कॉची सीक्वेंस भी होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। सब सीक्वेंस अगर उसका कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑटोमेटिक उसे कॉची सीक्वेंस में भी बदल देगा, मतलब उसका नाम वो भी रख सकते हैं। और सुनिए, देखिए इसके बाद हमारा छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉची सीक्वेंस जितने भी होंगे छोटे पे बात करेंगे, छोटी छोटी वैल्यूज़ पे बात करेंगे। तो छोटी छोटी वैल्यूज़ क्या होती हैं, बाउंडेड ही तो होती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो अनबाउंडेड हो जाएंगी, है ना, अनबाउंडेड हो जाएंगी, वो इज़ बाउंडेड। कॉची सीक्वेंस क्या होते हैं, हमेशा बाउंडेड होते हैं। वैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बाउंडेड ही होते हैं तभी होंगे, कॉची सीक्वेंस भी बाउंडेड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है एक्सन इन मेट्रिक स्पेस, एक्स डी
XD, then if we define, अगर हम एक डिफाइन करें, कुछ सेट डिफाइन करते हैं, लेट से क्या डिफाइन कर रहे हैं, E1 जो है, ऐसे कुछ सेट ले रहे हैं, E1 जो है N1 N2, ठीक है, N2 से लेकर के ऐसे डिफाइंड है, और जो E2 है वो N2 N3, मतलब नेचुरल नंबर को उठा करके इस तरीके से रखते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते करते हमने En तक हम पहुँचे। En इज इक्वल टू xn +1, मतलब कुछ और तक पहुँचे। तो ये जो En बन रहा है वो कन्वर्जेंट तभी होगा, वो कॉची सीक्वेंस तभी होगा, देखिए इज कॉची, ये कॉची सीक्वेंस तब होगा इफ़, तभी हो सकता है, तभी कह सकते हैं जब डायमीटर जो हो जो En का वो 0 की तरफ टेंड करे, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, व्हेन n की वैल्यू इन्फिनिटी पहुँचे। मतलब अगर हम E1 E2 E3 E4 ऐसे करते करते E इन्फिनिटी तक जाएँ तो उसमें कोई भी एलिमेंट हम उठाएं तो उसका डायमीटर कितना आना चाहिए, लगभग 0 के करीब। मतलब उसका सोचिए नेबरहुड कितना छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा होगा, आप कह सकते हो कि पॉइंट साइज होगा, ठीक है, बहुत आगे जाने पे। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ सिर्फ छोटी पे बात की जा रही है। सीक्वेंसेस डिफाइन तभी हो रहे हैं जब उनके दो एलिमेंट्स के बीच का डायमीटर बहुत छोटा आ रहा है, डिमेट्रिक या डिस्टेंस उनके बीच की बहुत छोटी आ रही है। कॉची सीक्वेंस तभी कह पा रहे हैं जब उनके बीच की दो सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है, लगभग डायमीटर बहुत छोटा आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात की जा रही है इस पर। देखिए अगला पॉइंट, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये। अगला पॉइंट क्या है भाई, मान लेते हैं Xn एंड Yn दो सीक्वेंसेस हैं, और सीक्वेंसेस इन XD, ठीक है। और जो Xn है वो हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, X पे मान लेते हैं, ठीक है। और कन्वर्ज कर रहा होगा तो कॉची भी होगा, सिर्फ Xn की बात कर रहे हैं, Xn हमारा कॉची सीक्वेंस है और कन्वर्ज भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो एक चीज़ और ले लेते हैं, एंड अगर डी हम मीट्रिक ले, डिस्टेंस ले Xn और Yn के बीच में, और वो कोई फाइनाइट वैल्यू दे दे, मतलब 1/n से कम आ जाए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब वो जो दोनों आपने सीक्वेंस डिफाइन किया Xn और Yn, उसमें Xn को कॉची सीक्वेंस माना, यानी कन्वर्जिंग सीक्वेंस मान लेते माना, और Yn को सिंपल सा एक सीक्वेंस माना। साथ ही साथ अगर उनके बीच की मीट्रिक यानी Xn और Yn के बीच की मीट्रिक लेस देन 1/n है, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो ये लगभग 0 आ जाएगा, तो एक तरीके से ये लेस देन वाला ही काम हो गया, है ना, कॉची एक तरीके से ये भी बन गया। तो ऐसे में दो पॉइंट छोटे छोटे निकल के आते हैं, क्या, ए पॉइंट हमारा और बी पॉइंट हमारा क्या है, जो Yn होगा, Yn सीक्वेंस होगा, इज ऑल्सो अ कॉची सीक्वेंस, वो खुद में भी कॉची हो जाएगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। और Yn क्या होगा, Yn ऑल्सो, एक सेकेंड, Yn ऑल्सो कन्वर्ज टू अ पॉइंट y बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है। ये और ये कब कन्वर्ज करेगा, जब X कन्वर्ज करेगा, वो तो कन्वर्ज कर ही रहा है, ठीक है, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक थे आपके कॉची सीक्वेंसेस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये आधा चैप्टर आपका लगभग इस चैप्टर नंबर 4 का हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डेफिनेटली डू दिस चैप्टर
टोटली। आज की जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लास्ट चैप्टर की रहेगी, उसको भी देखते हैं। कल की वीडियो में हमारा ये मैट्रिक्स सीरीज का 4th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 में कॉन्टिन्यूटी, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस 3 चैप्टर और करेंगे, और उसके साथ साथ हमारा चैप्टर बुक हमारी तब ख़त्म होगी। 7 चैप्टर हैं टोटल। कल हो सकता है हमारा ये 4th चैप्टर कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीडियो के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।